बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन B12, इसका दूसरा नाम जो है कोबैलामीन भी है, इसको कहते हैं। कोबैलामीन इसलिए कहा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन हैविंग कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज कोबैलामीन। विटामिन से कोबैलामीन। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं आपके पास? तो एग्स मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपको सोर्स भूल जाए आपने एग्स लिख देना है, आपने मिल्क लिख देना है, आपने मीट का जिक्र कर देना है। ठीक है, इसके साथ चीज है, इसके अलावा कर्ड दही हो सकती है आपके पास। ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो है विटामिन B12 जो है मीट के अंदर, ये वही सोर्सेज है। बीन्स इसमें एक्स्ट्रा है, और जो है आपका ये केकड़ा इसको शायद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ चूंकि ये नहीं खाया जाता तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। एग्स, मिल्क, चीज, मीट है आपके पास, बीन्स है, मिल्क है, ये इसका सोर्स होता है। इसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है? डाइट जब आप लेते हैं विटामिन B12 के अंदर, वो आपकी डाइट के अंदर, तो ये किस तरह एब्जॉर्ब होता है? तो सबसे पहले जो है विटामिन B12 माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स में से एक प्रोटीन निकलती है जिसको कहते हैं हेप्टोकोरिन। ठीक है, वो इसके साथ बाइंड करती है विटामिन B12 के साथ। ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, इसको वो इसके साथ बाइंड रहती है अनटिल स्टमक। ठीक है, माउस से स्टार्ट होती है वो हेप्टोकोरिन, इसके साथ जो है वो बाइंड रहती है विटामिन B12 के साथ। आप पढ़ेंगे तकरीबन जितनी भी चीजें हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ना, तो उनके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसके लिए भी कुछ कैरियर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से हेप्टोकोरिन पहला है माउथ से स्टमक तक। फिर जब स्टमक के अंदर ये आता है, तो चूंकि पीएच जो है वो 2 के करीब होती है ड्यू टू एसिड, तो वो हेप्टोकोरिन जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा आपने एफएससी के अंदर पढ़ा था कि स्टमक के अंदर प्राइटल सेल्स होते हैं। आपने ऑक्जेंटिक सेल्स पढ़े थे। ठीक है, प्राइटल सेल्स। ठीक है, तो ये जो है प्राइटल सेल्स का काम क्या होता था, जो आपने पढ़ा था कि ये HCl प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइटल सेल्स जो है वो एक और फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो है स्टमक के अंदर विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाता है, और इसके बाइंड करने से क्या होता है कि विटामिन B12 जो है एसिड के जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं उससे जो है वो बच जाता है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्राइटल सेल्स ऑफ द स्टमक से रिलीज हो रहा होता है, ये विटामिन B12 को एसिड की जो पीएच है, एसिडिक pH 2 जो है जिसपे तकरीबन हर चीज डिसॉल्व हो जाती है, ये डिसॉल्व नहीं होने देता। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, जिस वजह से ये इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाती है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है आपका ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ बाइंड कर गया, ये स्टमक में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ये बचता बचाता जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, आइलियम के अंदर। ठीक है, आइलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके, उन सेल्स के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जिसने बाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स के साथ आके वो इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है ये वहां पे बाइंड करता है। इसकी होती है एंडोसाइटोसिस, और विटामिन B12 जो है अब्सॉर्ब हो जाता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो वापस इसको बाहर डाल दिया जाता है। इसके बाद विटामिन B12 जब यहाँ से सेल्स के अंदर अब्सॉर्ब होता है, तो उसके बाद 7 कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, वहां पे आ जाता है। वहां पे जब ये आता है तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए विटामिन B12 के साथ मजीद एक प्रोटीन होती है जिसको बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसकॉर्टिन भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये जो है ब्लड के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, और यहाँ से फिर ये चली जाती है आपके लिवर के पास। लिवर के अंदर इसने विटामिन B12 ने स्टोर होना होता है। तो मैं दोबारा से इसकी एब्जॉर्प्शन का जिक्र कर देता हूँ। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन, ये डायग्राम बुक में नहीं है, ये जो डायग्राम है ये आपकी लिपनकॉट की है एब्जॉर्प्शन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला आपका SCQ है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें ये पहला SCQ है जो पेपर में आता होता है। ठीक है, राइट डाउन द नोट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। दोबारा से इसको मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करता है और इसको ट्रेवल करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद जो स्टमक है, ये वैसे एसोफेगस से ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है डायग्राम के अंदर। तो जब ये जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जो है पाइटल सेल जो कि एचसीएल प्रोड्यूस करते हैं, उनका दूसरा फंक्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, उसको प्रोड्यूस करवाना। तो वो विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करता है। विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये फिर जाता है आइलियम के पास, ठीक है। आइलियम के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर है वो आपका वो वहां पर बाइंड करेगा और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसके बाद विटामिन बी 12 जो है वहां से सेल्स के जो वहां से ट्रांसपोर्ट होके ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन होती है। पोर्टल सर्कुलेशन ये होती है कि इंटेस्टाइन से जितना भी ब्लड, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, आपके जितनी भी इंटेस्टाइन की होती है ना, वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं और ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और वो ब्लड डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाता, वो ब्लड जो है पहले लिवर के पास जाता है। इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिवर के अंदर जो है ना विटामिन बी 12 में स्टोर होना होता है, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से इसको रिलीज करवा लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो इसकी डेफिशिएंसी जो है कब कब हो सकती है। इसके फंक्शन हम बाद में देखते हैं, यहाँ से थोड़ी सी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका बन जाए। तो अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो हो सकता है आप इसका पहला स्टेप, ठीक है, अच्छे बच्चे जो है इसका याद रखेंगे कि अगर ये डाइट में आ रहा है ना, विटामिन हम डाइट में लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये डेफिशिएंसी की जो काज हो सकती है वो ये हो सकती है कि हमारी डाइट जो है वो विटामिन बी 12 पुअर है, ठीक है। हमारी डाइट के अंदर ही जो है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो स्लेवरी ग्लैंड से आपका हेप्टोकोरिन बन रिलीज हो रहा था वो नहीं बन रहा। या फिर तीसरी काज ये हो सकती है पाइटल सेल्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहे, ठीक है। और ये कब होता है, जब बॉडी के अंदर ये पाइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है, तो पाइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्टमक के अंदर ना तो एसिड प्रोड्यूस होता है और ना ही इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये अनीमिया काज कर देता है फिर, ठीक है। इसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि अनीमिया कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस की वजह से भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर ये भी ठीक हो सकता है कि यहाँ पे जाके जो आइलियम के ऊपर रिसेप्टर्स हैं उनमें कोई इश्यू हो, ठीक है। तो वो जो विटामिन बी 12 का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ इशू होगा, तो विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में इशू होगा और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये लिवर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये स्टोर होता है, ठीक है। तो लिवर के अंदर इसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी जो है स्टोर होती है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी स्टोर होती है कि अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, आप डाइट के अंदर नहीं ले रहे, तो 2 से 3 माह तक आप इसकी जो है ना लें, विटामिन बी 12 आपकी डाइट में जीरो हो, फिर भी आपको इसकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आते, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ये स्टोर हो चुका होता है। लिप्पन कॉट पे बच्चे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप दोबारा पूछें, आपने क्या पूछा है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बताई थी, ये डायग्राम लिप्पन कॉट की है। इसके बाद विटामिन बी 12 के जो फंक्शंस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन बी 12 का फंक्शन है आपका, वो है ये होमोसिस्टीन। आप सेकेंड ईयर के अंदर मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे तो होमोसिस्टीन, एक दफा आप जस्ट याद रख लें कि होमोसिस्टीन कोई चीज होती है, ठीक है। सिस्टीन बेसिकली आपको याद है कि अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो होमोसिस्टीन भी उसके रेलेवेंट एक चीज है। होमोसिस्टीन से मिथियोनिन जो है बनाने के लिए विटामिन बी 12 जो है, जो एंजाइम होता है मिथियोनिन सिंथेज, इसका को फैक्टर जो है विटामिन बी 12 होता है आपका, ठीक है। आर प्रोटीन कौन सी बच्ची है, कहां पर आप पूछ रहे हैं आर प्रोटीन, किस स्लाइड की बात कर रहे हैं, आर प्रोटीन आप जो पूछ रहे हैं। चले मैं आपको बाद में बताता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप क्या चीज पूछना चाह रही हैं। आर प्रोटीन का मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया। तो विटामिन बी 12 के दो फंक्शन है, ये लिपन कॉट की डायग्राम मैंने उठाई है। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन। होमोसिस्टीन की जब मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है ना होमोसिस्टीन को, तो उससे मिथियोनिन बन जाती है,
ठीक है। ये सेकंड ईयर के मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे कि पूरा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो पहला फंक्शन लिपनकॉर्ड की डायग्राम में शो किया हुआ है कि मिथियोनिन सिंथेज, क्योंकि मिथियोनिन ने बनना है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, मिथियोनिन सिंथेज, ठीक हो गया। और बन किससे रहा है, होमोसिस्टीन से। कैसे, रीमिथाइलेशन, ठीक है। असल में मिथियोनिन से ये साइकिल चलता है, मिथियोनिन से दोबारा जब मिथाइल ग्रुप रिमूव होता है तो वो दोबारा होमोसिस्टीन बन जाता है। तो इसलिए जो वर्ड है लिपनकॉर्ड ने यूज किया वो रीमिथाइलेशन है, कि ये साइकिल चल रहा होता है और बार बार ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। होमोसिस्टीन को मिथाइल ट्रांसफर होता है, मिथाइल ग्रुप, और वो जो ग्रुप ट्रांसफर होने के बाद मिथियोनिन बन जाता है। उस दौरान जो एंजाइम यूज होता है दैट इज नोन एज मिथियोनिन सिंथेज। और उस मिथियोनिन सिंथेज जो है उसका कोफैक्टर कौन है, विटामिन B12। अब मैंने आपको बताया जो कोबाल्ट था कि विटामिन B12 के स्ट्रक्चर के अंदर कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डायग्राम में जरा मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं। वो कोबाल्ट के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये आर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आर इज द फंक्शनल ग्रुप। अगर वो आर जो है इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको मिथाइल कोबैलामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, कोबैलामिन, ठीक है। इसके साथ जो आर फंक्शनल ग्रुप है कोबाल्ट के साथ, क्योंकि इसकी 6 वैलेंसी होती है और ये 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो जो आर ग्रुप है इसके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। जैसे अगर मिथाइल ग्रुप होगा यहाँ पे अटैच तो इसको मिथाइल कोबैलामिन कहेंगे। अगर इसके साथ साइनाइड ग्रुप अटैच होगा तो इसको साइनो कोबैलामिन कहेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ डीऑक्सी ग्रुप एक होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, वो ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको डीऑक्सी कोबैलामिन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिथाइलेशन के अंदर रोल है, रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन, तो इसमें मिथाइल कोबैलामिन का जिक्र है। यहाँ पर एक मिथ मैं आपको बताता चलूं, वो इसके साथ ताल्लुक नहीं है लेकिन आपकी क्लिनिकल लाइफ के अंदर आपको बहुत यूज इसका आएगा। आपने सुना होगा अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम ताकत का टीका लगवा के आए हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो बूढ़े हजरात होते हैं या उम्र रसीदा लोग होते हैं वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें मसल पेन है, हमें वीकनेस है, तो वो कहते हैं जी हमें ताकत का इंजेक्शन लगा दें। तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका नाम होता है मैथिकबाल। मे भी आप में से किसी लोग कुछ लोगों ने सुना भी हो, मैथिकबाल का इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या चीज होती है, दैट इज मिथाइल कोबैलामिन। वो विटामिन B12 का जो है इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मिथ है वो यही है कि ये ताकत का इंजेक्शन होता है, हालांकि विटामिन हैव जीरो एनर्जी, विटामिन से कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती। तो फिर वो जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आ रही होती है, तो बेसिकली क्योंकि विटामिन जो है, ये विटामिन B12, हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, ये TCA साइकिल में इसका रोल होता है, ठीक है। TCA साइकिल में भी रोल होता है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। तो असल में ये इनडायरेक्टली जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन को एनहांस कर रहा होता है, डायरेक्टली जो है विटामिन से कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती, ठीक हो गया। तो जो आपको मेडिकल स्टोर्स के ऊपर या जो कहीं भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये मैथिकबाल के, तो वो बेसिकली मिथाइल कोबैलामिन का इंजेक्शन होता है। ये आपको क्लिनिकल लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है जी। फिर से क्वेश्चन। हाँ जी, आप वीकली बेसिस पे, क्योंकि देखें जो उम्र रसीदा लोग होते हैं उनमें काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है चीजों की, ठीक है। उनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो फिर जो है उनके लिए ये जरूरी हो जाता है लगाना, ठीक है। तो इस वजह से ये लगवाया जाता है, वीकली बेसिस पे लगाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और उसके बगैर जो है वो कुछ आदी भी हो जाते हैं उस चीज के, तो उसके बगैर वो काम भी नहीं कर पाते, इसलिए जो है ना लोग लगवाते हैं। नहीं बच्चों, विटामिन के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। वो जो रेजिस्टेंस होती है वो एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन जो दी जाती हैं, उससे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि आजकल जो एंटीबायोटिक्स यूज हो रही हैं वो जनरेशन 3 जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन यूज हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ आजकल जो तकरीबन 5 से 6 जनरेशन आ चुकी हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है, नॉर्मल हमारी मेडिसिन के अंदर। लेकिन उसमें से जो हमें चाहिए कि हम जो जनरेशन 1 है जो सबसे कम पोटेंसी की है वो यूज करें, लेकिन रेजिस्टेंस इतनी हो चुकी है। और कुछ वैसे भी जो है डॉक्टर्स, क्योंकि पेशेंट का भी इसमें इशू होता है ना कि वो चाहते हैं कि हमें जल्दी जो है सेहत याब हो जाए हम, तो इसलिए वो उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उनको स्टीरॉइड्स लगा देते हैं या एंटीबायोटिक डायरेक्टली लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि स्टार्ट ही थर्ड जनरेशन से करते हैं जो डायरेक्टली किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, तो वो डॉक्टर मशहूर भी होते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि थर्ड जनरेशन लगाने से आजकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो उसमें इशू एंटीबायोटिक का होता है। हमें चाहिए कि हम जनरेशन 1 से स्टार्ट करें, ना कि जनरेशन 3 से, ठीक है। क्योंकि जनरेशन 3 के बाद जनरेशन 4 और फिर 5 और फिर उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास।
वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ रही है। अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगा कि ये असल में हुआ क्या है यहाँ पर। हम विटामिन B9 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें ये साइकिल जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी जो 9 है इसको फोलिक एसिड का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब इसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं तो इसको डाई हाइड्रोजन फोलेट कहा जाता है, और जब इसके पास 2 मजीद हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो इसको टेट्रा हाइड्रोफोलेट कहते हैं। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब इसका काम क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसफर करता है 1 कार्बन यूनिट को। तो ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये मिथाइलीन ग्रुप भी हो सकता है, CH3 या फिर CH2 ग्रुप या फिर CH ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप्स को जिसमें एक कार्बन हो ये फोलेट जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक हो गया। विटामिन B4 नहीं होता बच्चे। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है जब इसके पास मिथाइल ये ट्रांसफर करता है 1 कार्बन यूनिट, ठीक है। सपोज करें इसके पास एक मिथाइलिन ग्रुप आया CH2, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। अब एक रिडक्टेज एंजाइम होता है वो इसको रिड्यूस करता है, 2 हाइड्रोजन मजीद दे सॉरी 1 हाइड्रोजन इसको मजीद दे देता है, रिडक्शन कर देता है। तो वो CH2 जो है वो CH3 के अंदर यानी मिथाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है बेसिकली किस तरह काम करता है कि वो अपना मिथाइल ट्रांसफर करता है आपकी कोबैलामिन को। कोबैलामिन के पास जब मिथाइल ग्रुप आता है तो वो मिथाइल कोबैलामिन बन जाता है। और ये मिथाइल जो है, ये मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल कंटेनिंग विटामिन B12, बेसिकली यहाँ पे हमने शो किया इस डायग्राम के अंदर कि ये विटामिन B12 बेसिकली मिथाइल कोबैलामिन था, ठीक है। वो डायरेक्टली, और ऊपर आपको नजर आ रहा है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, नीचे टेट्राहाइड्रोफोलेट है। वो रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ इसमें। बेसिकली वो जो ओरिजिनल रिएक्शन है वो ये है कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो मिथाइल ग्रुप अपना डोनेट करता है विटामिन B12 को और कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, और कोबैलामिन जो है वो बन जाता है मिथाइल कोबैलामिन। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मिथाइल कोबैलामिन है ये फिर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है होमोसिस्टीन को, ठीक है। होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिथियोनिन अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम मिथियोनिन सिंथेज। तो ये ओरिजिनल रिएक्शन है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हो रहा है आपका मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी अगर आपके पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या जो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि उसे अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करना है। तो अगर विटामिन B12 ही नहीं है आपके पास तो वो अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से जो जितना भी टेट्राहाइड्रोफोलेट है, क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो है लेफ्ट साइड वाला ये चल रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट तो बन रहा है, लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये अगला राइट वाला रिएक्शन जो है ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये अपना मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि ये जितना भी टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं फोलेट ट्रैप, ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस भी है, इसलिए इसको फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होता है। इससे हमें एक और चीज समझ आती है कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए जब हम ट्रीट करते हैं तो हम विटामिन B12 के साथ विटामिन B9 की भी एडिशन करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है ओरिजिनली या फिर विटामिन B9 की है। तो ये जो मिथियोनिन है ये बाद में जो है ये मजीद जो इसके रिएक्शंस है ये ATP से जो है एडेनोसिन फॉस्फेट लेता है, तो ये मिथियोनिन से S एडेनोसाइल मिथियोनिन बनता है। एस किस लिए आता है, मिथियोनिन के पास आपको पता है सल्फर ग्रुप होता है, ठीक है। सल्फर ग्रुप जो जिसको आपने मार्केप्टो के नाम से FSC के अंदर पढ़ा था, वो सल्फर कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड आपके पास, एक मिथियोनिन होता है और एक सिस्टीन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ATP से जब ये एडिनोसिन लेता है तो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन बन जाता है। वो एडिनोसाइल जो है बेसिकली सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये जो है सैम इसको कहते हैं, ये मिथाइल डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये बहुत सारी जगहों पे मिथाइल डोनेट करता है, डिफरेंट रिएक्शंस हैं। इवन जो आपकी नॉर एपिनेफ्रिन से जब एपिनेफ्रिन बनता है तब भी वो जो है मिथाइल ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, वो भी यही देता है। साइटोसिन से मिथाइल साइटोसिन बन रहा है, ये आपको पता है DNA सिंथेसिस के अंदर साइटोसिन एक बेस है, तो ये DNA सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर भी ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, सैम से। तो जब ये मिथाइल दे देगा तो मिथियोनिन जो है ज़ाहिर है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, होमोसिस्टीन के अंदर। तो क्या चीज बन जाएगी, एस एडेनोसिन होमोसिस्टीन। जब वो अपना एडेनोसिन जो ATP से लिया था वो डोनेट करेगी, रिमूव हो जाएगा, तो वो दोबारा से होमोसिस्टीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
तो अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता है एक तो फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस वर्क करता है, दूसरा क्या होता है कि ये होमोसिस्टीन जो है मिथ्योनिन के अंदर कन्वर्ट भी नहीं हो पाती। तो ये इसकी डेफिशिएंसी जिससे जो है जो इश्यूज आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये पहला रिएक्शन था जो हमने लिपन कॉर्ड के अंदर, जस्ट ये डायग्राम बनी हुई है जिसको हमने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन जो है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, मैंने बताया कि ये फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B12 जो है रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि फैटी एसिड की ब्रेक डाउन से एक चीज बनती है जिसको कहते हैं मिथाइल मेलोनाइल कोए। मिथाइल मेलोनाइल कोए या मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है बेसिकली, जो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन से बन रहा होता है। तो उसकी ब्रेक डाउन से जब ये बन रहा है मिथाइल मेलोनिक एसिड, तो कोए जब उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है मिथाइल मेलोनाइल कोए, इसको कन्वर्ट करना होता है सक्सिनल कोए के अंदर। वाई? क्योंकि मिथाइल मेलोनाइल कोए का कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ये एसिड है तो ये बॉडी की पीएच को डिक्रीज कर देता है, तो जिससे बॉडी जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो क्या होता है, मिथाइल मेलोनाइल को सक्सिनल कोए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और आपको पता है सक्सिनल कोए कहां पर होता है, आपके टीसीए साइकिल के अंदर। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले कर देगा। दूसरी चीज, सक्सिनाइल कोए जो है वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। ये आप जिन लोगों ने फिजियो के अंदर ब्लड पढ़ा है उनको पता है कि सक्सिनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन जब मिलता है ना, तो इसके रिएक्शन से अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, आरबीसीज का। तो इसका मतलब जब ये नहीं होगा विटामिन B12, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है बॉडी के अंदर अकोमुलेट होगा और बॉडी की पीएच एसिडिक हो जाएगी। दूसरा मसला क्या होगा, सक्सिनल कोए नहीं बनेगा तो आपके हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और आरबीसीज नहीं बनेंगे, जिससे अनीमिया हो जाती है, ठीक है। तो ये अनीमिया की एक काज है, ठीक है। कि अनीमिया क्यों होती है, जी जरूर रिपीट करूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से मैंने बताया कि मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो बनता है, ठीक है। और मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनल कोए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय एन एंजाइम नोन एज म्यूटेज एंजाइम, मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस आती है तो ये सक्सिनल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करना, जस्ट नेम याद करनी, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को जो है ना वो रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे विटामिन B12 जो कोफैक्टर के तौर पे यूज हो रहा होता है वो डीऑक्सी अडीनोसाइल कोबैलामिन, ठीक है, ये उसकी फॉर्म यूज हो रही होती है। तो मिथाइल मेलोनाइल कोए जो है सक्सिनल कोए के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, और सक्सिनल कोए टीसीए साइकिल में भी जा सकता है, और इसके साथ जो है ये ग्लाइसिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर भी रोल प्ले करता है। तो जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर मिथाइल मेलोनाइल कोए की अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होगा। और सक्सिनल कोई अगर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और आपको आरबीसीज भी नहीं बनेंगे, और अल्टीमेटली आपको वो एनीमिया करवा देंगे। इसके साथ पिछला जो यहाँ पर भी एक चीज आपको बता दूं कि ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन फॉर्म थी, ये बेसिकली इसका एक और फंक्शन है। ये जो यूटीपी होता है, आपने बेसिस पढ़ी हुई है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो होती है, ये आपको पता है आरएनए के अंदर होती है। और जो थायमीन ट्राइफॉस्फेट होती है ये होती है डीएनए के अंदर। तो यूटीपी की जब मिथाइलेशन होती है ना, ये मिथाइलिन ग्रुप जो है ये ट्रांसफर करता है बेसिकली अपना यूटीपी को, और वो यूटीपी जो है कन्वर्ट हो जाता है टीटीपी के अंदर, थायमीन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और वो थायमीन ट्राइफॉस्फेट आपको पता है क्योंकि डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले कर रही होती है, तो वहां पर डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट ही नहीं होगा। टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा तो मिथाइलिन जो है ये नहीं बनेगी। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बहुत ज्यादा है इसका लेवल, क्योंकि ये तो रिएक्शन चल रहा है, लेकिन मिथाइलिन बनने के लिए आपको टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए होता है, तो ये डेफिशिएंसी है क्योंकि फोलेट ट्रैप हुआ है, तो उस वजह से मिथाइलिन नहीं बनती। तो ये जो है क्योंकि इसका रोल होता है यूटीपी को टीटीपी के अंदर कन्वर्ट करना, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो डीएनए जब नहीं बनता तो आरबीसीज जो है वो एबनॉर्मली उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो साइज में बड़े बनते हैं जो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से वो प्रोसेसेस जो है जो आपके 4 घंटे में होते हैं वो 8 घंटे में होते हैं। तो सेल का साइज एबनॉर्मल हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीएनए। साइटोसोल टू जो न्यूक्लियस रेशियो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से मेगेलोब्लास्ट बनते हैं, उनको कहते हैं मेगेलोब्लास्ट, बड़े बड़े सेल्स। नॉर्मल आरबीसीज नहीं बनते। तो ये भी एक टाइप है, जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो सिनेरियो आता है कि पेशेंट के अंदर वो काफी सारी सिम्टम्स लिखी होती हैं, लिथार्जी है, स्लगिशनेस है जी उसको, ठीक है, और भी काफी सारी सिम्टम्स लिखी होंगी, लेकिन एक वर्ड लिखा होगा कि उस पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसके जो आरबीसीज थे वो मेगेलोब्लास्टिक
आरबीसीज थे, साइज बड़े थे, साइज में अब थे और बड़े साइज के थे। तो बताएं जी किस विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो आपने जब भी आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का वर्ड नजर आए, मेगालोब्लास्ट का वर्ड नजर आए, आपने विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी लिखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल इवन फिजियो में भी आता है और आपका बायोकेम के अंदर भी ये आता है। तो ये दोनों फंक्शन को समराइज करते हुए कि विटामिन बी 12 जो है मिथाइल मेलानिल कोए को सक्सियल कोए के अंदर कन्वर्ट करती है, प्लस ये जो है होमोसिस्टीन को मिथियोनिन के अंदर कन्वर्ट करती है यूजिंग द टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये इसके दोनों फंक्शन हो गए। अब डेफिशिएंसी की बात करते हैं। डेफिशिएंसी जो है उससे क्या आपको मसले मसाइल होंगे डेफिशिएंसी से। तो सबसे पहले जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, वो आपकी मेन चीज होनी चाहिए। सिम्टम्स इसके अलावा जो है आपको लो एनर्जी है, ठीक है, डिप्रेशन है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनफर्टिलिटी, मसल पेन, इरिटेबिलिटी। ये इतनी ज्यादा सिम्टम्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो लिपन कॉर्ड के अंदर एक दो लिखी हुई जस्ट वही काफी है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर्स, ये सारे असल में ये होता है कि जब बंदे के पास एनर्जी कम होती है ना, लो एनर्जी होती है और बंदे स्लगिशनेस होती है, तो बंदा खुद ब खुद ही इरिटेशन फील कर, उसको इरिटेशन हो रही होती है हर बंदे से। तो ये सारी तभी आती है, एंग्जाइटी भी तब होती है, डिप्रेशन भी तब होता है, मसल पेन, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज तब आना शुरू हो जाते हैं। तो बंदे की कंडीशन जो है तकरीबन ऐसी हो जाती है जब उसको किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल है कि आप जो है अगर नेचुरल आपके पास सोर्स नहीं है तो आप उसके सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। सप्लीमेंट्स पे कल भी आपको बताया था, सर्बिक्स जी जो है ये आप ले सकते हैं, या कोई और मेडिसिन आप रिकमेंड कर दें, ठीक है। तो ये उसके रेलेवेंट है। अब जो है ये लिपन कॉर्ड की डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दी, दूसरी भी आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। इसमें आपने ये दो फंक्शन लिखे हुए, रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन, ये याद करना है इसका फंक्शन। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, मिथाइल मेलानिल कोए जब बढ़ जाता है इसका लेवल, जब ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये मिथाइल मेलानिल कोए का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो ये बेसिकली मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक एबनॉर्मल एसिड है। जब ये फैटी एसिड की तरह ये यूज होगा, ये मेम्ब्रेन के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन डैमेज होंगी। और स्पेसिफिकली कौन सी मेम्ब्रेन डैमेज होती है? लिपिड्स की। तो लिपिड्स जो है, जिस तरह स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, आपने एफएससी के अंदर पढ़ा कि स्फिंगोलिपिड्स जो है वो नर्व्स के अंदर होते हैं। तो नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, प्रेस्थीजिया कहते हैं, सेंसेस जो है ना लॉस हो जाना। तो सेंसेस जो है वो कम हो जाती हैं आपकी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में जस्ट यही एक वर्ड आपने बता देना है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया, कोबाल्ट होता है इसके अंदर। फिर मैंने आपको मिथाइल कोबैलामिन बता दिया, 5-डीऑक्सीएडेनोसिल मिथाइल कोबैलामिन बता दिया कि ये कब कब होते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो वो नाम उसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सोर्स बता दिया, ठीक है। सोर्स के साथ मैंने आपको एब्जॉर्प्शन भी बता दी कि ये कैसे कैसे होती है। फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर अनीमिया है, उसमें अनीमिया की परनिशियस टाइप कौन सी होती है? परनिशियस अनीमिया कहते हैं जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मौजूद ना हो, तो उसको हम परनिशियस अनीमिया का नाम देते हैं। और ये गैस्ट्रेक्टमी के अंदर होता है, जब स्टमक जो है रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। इसके अलावा मेल अब्जॉर्प्शन में हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मैंने बताया, पाइटल सेल डैमेज हो जाए, ठीक है। आइलियम में इशू आ गया तब हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है कि एनीमिया इसकी एक मेन काज है, वो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेन वर्ड इसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जस्ट जो है वो ये होता है कि आपको पेरेस्थीजिया यानी सेंसेस लॉस होना शुरू होती है, क्योंकि नर्व डैमेज होता है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना बच्चे, एमसीक्यू कोई आ सकता है कि सेंटर में क्या है, तो बस यही आपने याद करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है।